अगर आप 40,000 माहाना आमदनी में अपना घर ले सकते हैं तो क्या आप लेंगे? तो जी हाँ, आज मैं आपको वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम को बहुत ही सादा और आसान ज़ुबान में शॉर्टकट के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, कौन कौन लोग इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम ले सकते हैं और उससे क्या क्या चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं बहुत आसान और सादा से अंदाज के अंदर आपको यह सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारे पास एक समरी हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम की घर तो अपना है, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके अंदर आपको बहुत सस्ता घर दिया जा रहा है। तो ये हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट वेरिएंट्स। प्रोडक्ट वेरिएंट से मुराद ये है कि फाइनेंसिंग आप किस मकसद के लिए ले सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंसिंग फॉर परचेज ऑफ हाउस, यानी कि आप घर खरीदने के लिए लेंगे। बना बनाया घर आप ले सकते हैं या फिर आप फ्लैट भी ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन ओन प्लॉट, यानी कि आपकी मलकियत में कोई यानी कि प्लॉट पहले से मौजूद है, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ले सकते हैं। और परचेज ऑफ प्लॉट विद कंस्ट्रक्शन, या फिर आप प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। इन शॉर्ट में यूँ समझ लें कि आप घर या फ्लैट खरीद सकते हैं। अगर आपका अपना प्लॉट है तो उसके ऊपर घर बना सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप प्लॉट परचेज करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अक्सर सवाल मेरे से ये पूछते हैं कि क्या हम घर को रेनोवेट करने के लिए ले सकते हैं, या पहले से घर बना हुआ है, मैं उसके अंदर 2 कमरे और बनाना चाहता हूँ या फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहता हूँ, तो इस स्कीम के तहत आप ये नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब हाउसिंग यूनिट साइज, आप घर अब कितने मरले का ले सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है जी, आप 10 मरले का घर ले सकते हैं जिसका कवर्ड एरिया, अगर बाज़ जगह पे आपने देखा होगा कि 220 स्क्वायर फीट का मरला होता है, 225 स्क्वायर फीट का मरला होता है, लेकिन अगर आप रूटीन के अंदर मोहल्लों वगैरह में या अच्छी थोड़ी सी जो पुरानी सोसाइटीज़ है वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे 272 स्क्वायर फीट का मरला होता है। तो आप 2720 स्क्वायर फीट तक का या 10 मरले का घर ले सकते हैं। और अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसका कवर्ड एरिया 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक हो गया। ये सादा सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी। 10 मरले से मुराद ये नहीं है कि आपने 10 मरले ही लेना है। आप 5 मरले, 7 मरले, 3 मरले, 4 मरले सबके ऊपर घर बना सकते हैं या बना बनाया घर ले सकते हैं। ठीक हो गया। फाइनेंसिंग टेनर की बात करें तो आप इसके अंदर जो लोन है वो 20 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी मुद्दत है लोन लेने की वो 20 साल है, यानी कि 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, 15 साल के लिए भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या मैं 3 साल के लिए ले सकता हूँ, 5 साल के लिए ले सकता हूँ। तो जो बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपकी इतनी सैलरी है या इतनी इनकम है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, अब 20 साल के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपको सब्सिडी दी जाएगी वो सिर्फ पहले 10 साल की होगी। ये आपने जेहन में रखना है। 11वें साल से 20वें साल तक आपने 1 ईयर काइबर प्लस 3% अदायगी करनी है। वो मैं आगे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉपर्टी यूनिट प्राइस की बात करें तो इसके अंदर नो लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी यूनिट प्राइस। इसका मतलब ये है कि आपने जो घर लेना है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप बेशक 2 करोड़ का घर ले लें, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि बैंक आपको 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर जितने पैसे होंगे वो सारे आपने पे करने हैं। फ़र्ज़ करें आप 3 करोड़ का घर लेते हैं तो 2 करोड़ आप देंगे, 1 करोड़ बैंक देगा। ठीक हो गया। तो ये क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स जो हैं वो ये घर लेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ गाइडेंस होती है, वो भी साथ साथ दे रहा जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को नोट करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। और आप या आपके रिलेटिव्स में से, आपके दोस्तों में से कोई भी इस लोन के लिए अप्लाई करता है तो ये वीडियो उसको ज़रूर एक दफ़ा सेंड कर दें। तो यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर है जी फर्स्ट टाइम होम ओनर्स, यानी कि इस लोन से जो आप घर परचेज़ करेंगे वो आपका पहला घर होना चाहिए। उससे पहले आपके नाम पे कोई घर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पर पहले से घर मौजूद है तो आप इस लोन के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। ठीक हो गया। होल्डिंग वैलिड CNAC, आपके पास वैलिड CNAC होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए।
नॉट ओइंग एनी हाउस यूनिट इन देयर नेम, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आपके नाम के ऊपर कोई भी घर नहीं होना चाहिए जो भी बंदा ये दरख्वास्त दे रहा है। मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 60 ईयर एज एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी। तो एज यहाँ पर बताई गई है कि आपकी कम से कम उम्र 20 साल होनी चाहिए तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं, और मैक्सिमम एज आपकी 60 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी। मेचोरिटी मीन कि जब आप इस लोन की आखिरी किस्त अदा करें तो आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। तो अब इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई मेरी उम्र अगर 50 साल है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो 50 साल एज अगर आपकी हो चुकी है तो आपको 9 साल के लिए कर्जा मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी एज 45-46 ईयर है तो आपको 14 साल के लिए मिलेगा। तो आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना है कि आप जब आपकी आखिरी किस्त होगी तो आपकी एज 60 साल होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ये लोन मज़ीद नहीं बढ़ेगा। समझ आ रही है बात? तो आप यानी कि ये नहीं कि 61 साल 62 साल 65 साल तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम ग्रॉस इनकम ₹40,000 पर मंथ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। जो लोग भी इस घर को लेने के लिए दरख्वास्त देंगे उनकी जो आमदनी है वो 40,000 महीना अगर है तो वो इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक हो गया, 40,000 रुपये महीना अगर आपकी आमदनी है तो आप इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इनकम के अंदर, तो वो तमाम इनकम्स, जैसे कि कुछ लोगों की आमदनी ऐसी होती है कि उनकी इनकम के अंदर ना बहुत सारे पर्क्स होते हैं। पर्क्स मीन के अलाउंसेस वगैरह, जैसे टीएडीए होता है, या कोई अगर किसी मैनेजर लेवल की सीट पर बैठा है तो उसको उस सीट का कुछ अलाउंस मिल रहा होता है, जो कि अगर वो सीट से हट जाए तो उसका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे अलाउंसेस बैंक शामिल नहीं करते। जैसे कि मेडिकल रैप की इनकम आपके सामने है तो उसके अंदर बहुत सारा आगे पीछे उनका इनकम होती रहती है, तो कमीशन आते हैं, उसके अंदर उनको टीएडीए मिलता है, तो ये चीज़ें बैंक शामिल नहीं करते। तो यानी कि आपकी जो नेट इनकम है या ग्रॉस इनकम, इस तरह के पर्क्स वगैरह निकाल कर वो 40,000 से ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं। और लाजमी नहीं ये तनख्वाहदार बंदे के लिए है। आप बिज़नेस करते हैं, आपका कोई छोटी दुकान है, बड़ी फैक्ट्री है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते कि आपके नाम पे पहले कोई घर नहीं होना चाहिए। तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत आसान सा फार्मूला है। और अब इसमें ले कितना सकते हैं, तो आपने अपनी जितनी इनकम है उसको 2.5 के ऊपर डिवाइड करना है। जो रकम आएगी वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा किस्त बन सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जितने भी पैसे होंगे वो मैं आपको यानी कि उस हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको हर अमाउंट के हिसाब से बताऊं कि अगर आप 15 लाख लें, 20 लाख, 25, 30, 40, 45, 75, 80, 90 लाख लेते हैं तो आपकी किस्त कितनी बनेगी 10 साल और 20 साल के लिए, तो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सिर्फ टू द पॉइंट वीडियो बना दूंगा कि इतने पैसे लेंगे तो 10 साल में ये किस्त बनेगी, 20 साल में ये किस्त बनेगी। अगर चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। फाइनेंसिंग रेंज की बात कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये मिल सकता है। अब ये 1 करोड़ लाजमी नहीं है सबको मिलेगा, ज़ाहिर बात है। जिसकी इनकम 50,000 होगी तो उसको 50,000 के हिसाब से इतने पैसे मिलेंगे कि उसकी किस्त उसकी सैलरी के 40% से ऊपर न जाए। समझ रहे हैं ना? इसको DBR कहते हैं, डेट बर्डन रेशो, अंडरस्टैंड। तो आपने जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 मिलियन अवेल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कर्जा इतना ही मिल सकता है जितना कि आपकी सैलरी बेयर करती है। समझ आ गई आपको बात? इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस में डिटेल से बता चुका हूँ, फिर भी कुछ चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको मज़ीद तफसील से भी बता दूंगा। सब्सिडाइज्ड प्रॉफिट रेट, इस स्कीम के अंदर आपको रियायती रेट के ऊपर फाइनेंसिंग दी जा रही है, यानी कि सिर्फ 5% के ऊपर, वो भी पहले 10 साल के लिए। ये मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा बता दिया था कि जो पहले 10 साल होंगे उसके अंदर सिर्फ आपको ये 5% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। यही यहाँ का मेन पॉइंट है जो अक्सर लोग यानी कि बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक, आपका पहले से घर नहीं होना चाहिए आपके नाम के ऊपर। दूसरा, आपको सिर्फ पहले 10 साल की सब्सिडी है, यानी कि पहले 10 साल आपको सिर्फ 5% पे करना है, जबकि उसके ऊपर जितने साल होंगे 10 साल के ऊपर, उसके अंदर आपको 1 ईयर काइबर प्लस 3% अदायगी करनी है। ठीक हो गया। अब काइबर आप लोगों को पता होगा, काइबर कहते हैं कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक हो गया। ये स्टेट बैंक डेली बेसिस के ऊपर जारी करता है, लेकिन ये डेली तब्दील नहीं होगा, यानी कि 11वें साल फ़र्ज़ करें कि जो फर्स्ट डे का काइबर होगा वो लग जाएगा प्लस 3% करके, वो आपको चार्ज हो जाएगा, पूरा साल वही चलेगा। जैसे ही 12वां साल शुरू होगा तो 12th ईयर के यानी कि 12वें साल के पहले दिन का जो काइबर होगा 1 ईयर का, वो प्लस 3% करके वो आपको 12वें साल के लिए लग जाएगा। इसी तरह आपके 20वें साल तक चलेगा। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रोशर है आपके सामने, जिससे मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि अप्रॉक्सीमेटली मंथली पेमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं तो आपकी किस्त 6,600 रुपये बनती है। अगर आप 20 लाख लेंगे तो आपकी किस्त 13,199 रुपये बनती है। 40 लाख लेते हैं तो यानी 4 मिलियन पे 26,398 रुपये है। 6 मिलियन पे 39,597 रुपये है।
8 मिलियन लेते हैं तो 52,796 रुपये है, 10 मिलियन लेते हैं तो 65,696 रुपये है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर ये स्टैरिक भी एक लगा हुआ है छोटा सा, ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा स्टैरिक है टोटल मंथली पेमेंट्स के साथ। अब ये यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं नोट ना, ये आप इसको थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, आपने इसको देख लें। मेंशन्ड पेमेंट्स आर फॉर द 10 years बेस्ड ऑन द 20-year फाइनेंसिंग टेनर। अब ये इंस्टॉलमेंट आपको थोड़ी लग रही हैं, फर्ज करें कि अगर आपको मैं बताता हूँ कि 10 साल के लिए आप लोन लेंगे तो आपकी किस्त इतनी बनती है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कम बन रही होगी। तो भाई यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप 20 साल के लिए लोन लेंगे तो ये पहले 10 साल की किस्त है, समझ रहे हैं। तो अगर आप 20 साल के लिए लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी किस्त कम हो जाएगी, क्योंकि आपका टेनर जो बढ़ गया, यानी कि जो किस्तें आपने 10 साल में अदायगी करनी थी वो आप 20 साल में करेंगे। तो 20 साल के लिए लोन लेंगे तो पहले 10 साल आपकी ये किस्त रहेगी। 10 साल के बाद तो बैंक आपको बता ही नहीं सकता कि किस्त क्या होगी, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट रेट लगेगा 1 year काइबर प्लस 3%। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ पहले 10 साल की किस्त यहाँ पे बताई है, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा है कि मंथली पेमेंट इंक्लूड्स यूनिट प्राइस एंड द रेंटल अमाउंट। तो जो ये किस्त होगी इसके अंदर आपने 1 यूनिट प्रॉपर्टी का परचेज करना है जो बैंक के हिस्से का होगा, क्योंकि आपका इसके अंदर जो मिनिमम जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 10% है। यानी कि अगर आपने 50 लाख का घर लिया है तो 10% 5 लाख आपने कंट्रीब्यूट करना ही करना है, बाकी आपकी इनकम के ऊपर बेस करेगा, जो कि DBR मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी ये पेमेंट होगी इसके अंदर 1 यूनिट होगा, जो 90% बैंक का शेयर है वो आपने खरीदना भी तो है ना, तो आप एक यूनिट करके उसको खरीदते रहेंगे और उसके अंदर आप उसका रेंट भी पे करते रहेंगे। जिस हिस्से का बैंक मालिक होगा आप उसका किराया अदा करेंगे और उसमें से एक हिस्सा खरीद लेंगे। अगले महीने फिर आप जो बाकी बैंक का हिस्सा होगा उसका किराया अदा करेंगे और उसमें से फिर एक हिस्सा खरीद लेंगे। इसी तरह करते करते एट द एंड आप घर के खुद मालिक बन जाएंगे और किस्तें खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। यहाँ पर नोट है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स आर टेंटेटिव एंड एक्चुअल अमाउंट्स में स्लाइटली वेरी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसके अंदर वो कहते हैं स्लाइटली सा फर्क हो सकता है, जैसे बाज़ दफ़ा काइबर ऊपर नीचे होता है या कोई पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ जाती है या राउंड फिगर करने के चक्कर में यहाँ पे 2, 4, 5 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इतना फ़र्क जो स्लाइटली सा फ़र्क है वो आ सकता है। और ये बैंक वैसे डिस्क्लेमर पे तौर पे लिखता है कि पहले 10 साल में तो खैर वैसे ही फिक्स इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि जो भी 1 year काइबर प्लस 3% का जो रिमेनिंग बनेगा, 5% तो आपने दे दिया, जो रिमेनिंग होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंक को दे रही होगी। यानी कि बैंक को आप अपनी तरफ से आपको नहीं दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके बिहाफ पे बैंकों को अदायगी करेगी। सिर्फ 5% आपने देना, बाकी गवर्नमेंट देगी। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम की तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बहुत अच्छे से और आसानी से आम फहम ज़ुबान के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की, ताकि हर वो बंदा जिसको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, उम्मीद करता हूँ कि वो ख़त्म होगी। लेकिन साथ ही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो हर उस बंदे को भेजें जो आपके राब्ते में है और जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहता है। तमाम लोग जो हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं जो उठा सकते हैं, और अभी स्कीम ऑन है और अपने पीक पर है और बैंक भी ये करेंगे। और अगर आप किसी ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप समझते हैं कि भी आपको बैंक वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या वो आपसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके भी अपना जो कि कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भी सबमिट करा सकते हैं कि भी अपनी नियरेस्ट ब्रांच जो आपके करीब है उसको वो इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि वो आपका केस फॉरवर्ड करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो वैल्यूएबल रही होगी आपके लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।